ठीक है, यानी कि लीनियर इनक्वालिटी। इनक्वालिटी का मतलब देखो, जब भी लीनियर लग जाए तो यानी समझ जाना कि डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिग्री। और इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 1, है ना। और इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनक्वालिटी का मतलब होता है ये तो लेस देन हो, कंपैरिजन की बात करता है। ये तो इससे छोटा हो, ये तो इससे बड़ा हो, ये तो इससे बराबर हो, बराबर नहीं बोलेगा, मतलब छोटा या बराबर, या बड़ा या बराबर। 4 टाइप की इनक्वालिटी स्पेशली, जैसे कि लेस देन मतलब होता है छोटा, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 4 इनक्वालिटी हमारे पास चलते हैं। यानी यहाँ पे जो भी हमारे पास एक इनक्वालिटी होगा वो कितनी डिग्री होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि तुम इक्वल लगा के करोगे, अगर इक्वल लगा देते हो तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। और हमें इक्वेशन पे काम अभी नहीं करना है, हमें काम करना है इनक्वालिटी पे, इसलिए हम इक्वल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो लेस देन लगाएंगे, तो ग्रेटर देन लगाएंगे, तो लेस देन आर इक्वल टू लगाएंगे, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाएंगे। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये है, जैसे मान लो x लेस देन y लिखा मैंने, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो x की वैल्यू होगी वो y से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू y से लेस होनी चाहिए, लेस का मतलब कम होना चाहिए, जितना कम हो सके, जो भी ले सको। जैसे हमने लिखा 5 लेस देन x, सॉरी x लेस देन 5, क्या लिखा मैंने? x लेस देन 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 से छोटी वैल्यू। अब 5 से छोटी क्या हो सकती है? और भी पीछे जा सकते हो, -1 -2 समथिंग, कुछ कंडीशन तो दिया नहीं मैंने कुछ, तो यहाँ पे 4 से छोटी ये भी तो लिख सकते हैं ना, 4.9, 4.999 कुछ भी लिखो, है तो 5, सॉरी है तो 5 से छोटी है ना, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारा कहने मतलब है कि अगर x लेस देन 5 लिखा है तो इससे छोटा हम कुछ भी उठा सकते हैं। 4.9999999, ये भी इससे छोटा ही है 5 से, ठीक है। और अगर हमने लगा दिया इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ? आप छोटा भी ले सकते हो और आप बराबर यानी इक्वल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यानी छोटा भी ले सकते हैं हम और इक्वल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ लेस देन आर इक्वल टू, सेंस ये यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हाँ, लेस देन का मतलब हुआ छोटा लेना है, इक्वल का मतलब हुआ कि हाँ उसके बराबर लेना है। तो जैसे हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है? x इक्वल टू 5 हो सकता है, इससे छोटा, छोटा मतलब हुआ 4.999 समथिंग एल्स, ठीक है। या फिर इसमें हम 4 भी ले सकते हैं, या फिर इसमें हम 3 भी ले सकते हैं, या फिर इसमें 2 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सेंस होता है लेस देन आर इक्वल टू का। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ठीक है। अभी हमने क्या लगाया? ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन लगने का मतलब क्या होता है? अब इससे बड़ा उठाओ, बड़ा होने का मतलब 5.0000001 भी लूंगा ना तो इससे बड़ा ही माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बंटवारा होता है, एक घर में क्या होता है? बंटवारा। बंटवारा जानते हो ना, हर घर की एक कहानी होती है, कभी ना कभी तो बंटवारा होना ही होना है। तो जैसे बंटवारा हुआ तो एक निशान बनाया गया और बोला गया कि इधर की जमीन तुम्हारी और इधर की जमीन तुम्हारी। तो निशान किसकी जमीन में है? निशान किसकी जमीन में है? तो बोला गया ठीक है, जो निशान है वो इस पहलू की जमीन में है, तो ठीक है। अब निशान के एकदम बगल से कना चलो मिट्टी, और वो बोल नहीं सकते हैं। सपोज करो उन्होंने निशान से अपनी घर बना लिया, अब मैं अपना घर बनाने वाला हूं, अब मैं अपना घर बनाने मैं निशान से एकदम कराच के मिट्टी निकालूंगा, और बोल नहीं सकते हैं। अब बेस भले यहां से मिट्टी निकालूंगा तो भले खिसक जाए, लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज रीजन, क्योंकि मैं अपने उसमें खोद रहा हूं ना, निशान तो तुम्हारे उसमें था, ठीक है, ले गए निशान, अब निशान से सटके मैं खोदूंगा, बस मैं निशान को टच नहीं करूंगा। निशान को टच नहीं करना मतलब 5 को टच नहीं करना है, एकदम सटा कर खोदेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सटा कर। कहां तक सटा के खोद सकते हो? 5.0000000 लगा दो, जितने जीरो लगा पाओ, और फिर लिखो 1। मतलब तुम सोच भी नहीं पा रहे होगे कि मिट्टी का एक दाना, दीवार लगा, मिट्टी का दाना भी हम इससे कराचे ले रहे हैं, इतना छोटा हमने बता दिया, लेकिन दीवार टच नहीं करेंगे तो समझ में नहीं पाओगे, उनकी दीवार कमजोर होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये बना हुआ है तो अगर हम इधर से निकाल भी रहे हैं तो मिट्टी निकालते निकालते तो इतनी हाइट तो है नहीं कि खिसकेगी, नहीं खिसकेगी, लेकिन हमने खोदा थोड़ी है, कमजोर हो। लेकिन हाँ, कह नहीं सकते वो, क्योंकि हमने 5 को टच नहीं किया, उससे बड़ी वैल्यू मतलब उसके बाहर वाली वैल्यू उठी, मैंने अपने हिस्से की वैल्यू उठाई है। अगर यहाँ पे लग जाए कि मेरे हिस्से में लाइन आती है तो मैं अपनी लाइन को भी क्रॉस कर सकता हूँ और उसके अंदर का भी क्रॉस कर सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। तो लाइन मेरे हिस्से में आ गई तो मतलब इक्वल टू, और लाइन मेरे हिस्से में नहीं आई तो मतलब इक्वल नहीं लगा, खाली बड़ी वैल्यू उठाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना?
तो इसका मतलब ये हुआ। तो जब भी इन दोनों सिंबल में अंतर इतना होता है कि इसमें 5 हम ले सकते हैं और इसको हटा दो तो हम 5 अब ले नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इससे बड़ी वैल्यू उठा सकते हो। पढ़ेंगे क्या, x इज ग्रेटर देन 5, और अगर ये लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, मतलब ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, वो वैल्यू उठाना है। बोलो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये सेंस निकल के आता है। फिर मन में एक प्रश्न आना चाहिए, ठीक है सर तो लेस देन और ग्रेटर देन तो समझ में आ गया, लेकिन इनक्वालिटी तो ठीक है समझ में आ गया, इनक्वालिटी का मतलब अक्षमिका यानी रैखिक का मतलब क्या हुआ। यार जरूरी है कि ऐसे ही हो, आप 1 वेरिएबल का एक इक्वेशन बना सकते हो, 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन बना सकते हो, शर्त ये है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। डिग्री मतलब समझते हो, हाईएस्ट पावर 1 की होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं x + 3 लेस देन 5, ये क्या है एक्चुअली में, ये एक लीनियर इनक्वालिटी है। ये लग गया तो इनइक्वालिटी, और डिग्री 1 लग गया तो लीनियर। बात समझो, पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर 1, इसलिए हो गया लीनियर, और क्योंकि ये सिंबल लगा हुआ है इसलिए हो गया ये इनइक्वालिटी। और सपोज कर लीजिए यहां पे लगा दूं मैं अगर इक्वल, क्या लगा दूं, इक्वल, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं इसमें, 1, वेरिएबल कितने इसमें, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर ओनली 1 वेरिएबल। और अगर हम यहाँ पे y लगा देते हैं, अब ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल। इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, है ना। तो टोटल हाईएस्ट पावर कितनी बनी, अगर हाईएस्ट पावर की बात करो, इस टर्म में हाईएस्ट पावर 1, इस टर्म में हाईएस्ट पावर 1, और हर टर्म का जो अलग अलग पावर है, चलो हम यहाँ पे एक टर्म और लिख देते हैं, एक्स वाई लिख देते हैं। अब इस टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 1 1 कितना हुआ, 2, अब इसका 1 इसका 1, अब बताओ क्या लीनियर है ये, बोलो क्या लीनियर है, अभी लीनियर नहीं है। तो पहले ये समझो कि लीनियर का मतलब क्या होता है। इनक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे सिंबल नजर आ जाएं इक्वल की जगह पर तो वो इनइक्वालिटी होता है, मतलब ऐसे सिंबल नजर आ रहे हैं तो वो क्या होता है, इनइक्वालिटी होता है। लेकिन अगर हमारे पर लीनियर का मतलब क्या होता है उसको समझना चाहो तो उसको समझने के लिए हमें पावर, हाईएस्ट पावर को समझना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, देखो यहाँ पे 1 इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए 1, और इस टर्म के लिए कितनी है, 2। तो हाईएस्ट इनमें सभी में क्या है, 2, तो यानी हाईएस्ट है 2, तो इसका मतलब है क्या हुआ, क्या लीनियर कहेंगे हम, लीनियर तब कहेंगे जब डिग्री कितनी हो जाए, 1, और डिग्री का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 हो जाए तो मैं कहूंगा कि हाँ ये लीनियर हमारा है। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2, इसका मतलब इज ए नॉट लीनियर, ये लीनियर हमारा नहीं है। समझ आ रही। तो सबसे पहले लीनियर पहचानने का तरीका सीखो। लीनियर पहचानने का तरीका सिंपल है, उसका तरीका एक ही है कि आप क्या कर लें, आप देखें डिग्रीज को, और डिग्री को देखने के बाद पावर को देखें, और पावर देखने के बाद हाईएस्ट पावर चॉइस करें, और हाईएस्ट पावर जो बनेगा वही हमारा कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि लीनियर है या नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से ना। फिलहाल के लिए लीनियर नहीं था, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, क्योंकि हमें ये पता भी होना चाहिए कब लीनियर नहीं बोलेंगे हम, है ना। वेरिएबल जरूरी नहीं है कि 1 वेरिएबल का हो लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल का भी हो सकता है, 2 वेरिएबल का हो सकता है, 3 वेरिएबल का हो सकता है, एंड 1 मोर देन भी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। क्लियर नहीं क्लियर। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है और इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। लीनियर इनइक्वालिटी फॉर 1 वेरिएबल का मतलब कि हम कोई भी इक्वेशन ax + b और ग्रेटर देन c या लेस देन c, समझ पा रहे हो, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू c, या फिर लेस देन आर इक्वल टू c लगाकर लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन फॉर 1 वेरिएबल। और अगर हम यहाँ पे y लगा देते हैं, y लगा के अगर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन फॉर, सॉरी लीनियर इक्वालिटी फॉर 2 वेरिएबल। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम z लगा देते हैं, मान लो यहाँ पे हमने cz लगा दिया, cz + cz, और तब लगा दिया ग्रेटर देन d लेस देन d, ऐसे dd बना दिया। अब बताओ क्या बन गया, तो है लीनियर इनइक्वालिटी फॉर 1 2 3 वेरिएबल। तो समझ में आ रहा है कि हाँ 1 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल के भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल की काउंटिंग भी हम बढ़ा सकते हैं, ये मतलब हुआ। तो हमने 3 चीजें सीख ली। पहली चीज ये सीखी कि लीनियर क्या होता है, यहाँ पे ये सीखा। फिर ये सीखा इनइक्वालिटी क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी जब दोनों साथ में रहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब सीख लिया हमने। और फिर ये सीखा कि कितने कितने वेरिएबल के हो सकते हैं, 1 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है,
ये हुआ बेसिक इसका, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट आता है बेटा, जो इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। हाँ ठीक है कि तुमने इनक्वालिटी का नॉलेज ले लिया, हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 ऐसे लिख दिया, और हमने कहा इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इफ x बिलोंग्स टू z, इफ x बिलोंग्स टू z। अब हमें यही नहीं पता z क्या है, अब हमें यही नहीं पता बिलोंग्स का मतलब क्या है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज मुझे यह सीखना पड़ेगा कि जो नंबर्स का नॉलेज है, नंबर्स का मतलब हुआ रियल नंबर के बारे में अच्छे से। रियल नंबर, अगर मैं रियल नंबर के कैटेगरी को समझ लूं कि हाँ रियल नंबर देयर आर टू टाइप, एक रेशनल होता है, एक क्या होता है, इरेशनल। इन शॉर्ट बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इन शॉर्ट में ही मैंने सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब रेशनल, इरेशनल, फिर इंटीजर, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, एवरीथिंग। अगर आप ये जान लेते हो तभी इन क्वेश्चन का आप अच्छे जवाब दे सकते हो, नहीं तो दे नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग गया तो इसका मतलब होता है इंटीजर। क्या मतलब होता है? इंटीजर। और इंटीजर में हमने कल ही बताया था आपको कि इंटीजर हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहां से बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? तो x इज ग्रेटर देन 5, तो x से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जो कि इंटीजर भी हो। तो अब मैं 5 पॉइंट, सुनना, अब क्या मैं 5.1 ले सकता हूं क्या? हाँ ध्यान सोचो, क्या मैं 5.1 ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। अब मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 6 से। अब मैं 5 से बड़ा जो अगला नंबर आएगा वो कहां होगा? 6 होगा। फिर कौन होगा? 7 होगा। फिर कौन होगा? 8 होगा। फिर कौन होगा? 9। क्या मैं माइनस की वैल्यू ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 5 से क्या लेनी है? बड़ी लेनी है। तो 5 से बड़ी यहाँ पे क्या होगा? 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लगा दूं रेशनल नंबर, अब बेटा बहुत टफ है रेशनल नंबर, तो क्या मैं 5.1 ले सकता हूं? ले सकता हूं, क्योंकि 5.1 क्या है? रेशनल नंबर है। 5.2 क्या है? रेशनल नंबर है। 5.3 क्या है? रेशनल नंबर है। मैं सब कुछ ले सकता हूं। 5.00001 ये भी मैं ले सकता हूं। बात समझ नहीं आ रही है? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर को हम लोग सीधे लिखते हैं क्यों से, और जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर हैं उनको मैं ले सकता हूं जो भी 5 से बड़े हैं। तो पहले तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना। सारे नंबर के अगर हमें नॉलेज होगा तभी हम लोग तो डिसाइड करेंगे ना यार कि रियल नंबर में काम कैसे करना है। बोलो, समझ नहीं आ रहा है? तभी हम डिसाइड करेंगे ना इनक्वालिटी में वैल्यू कैसे निकालेंगे। बोलो, ये वैल्यू निकालने के लिए क्या जरूरी है हमारे पास है? नंबर का नॉलेज जरूरी है, नहीं है? है। तो सबसे पहले हम नंबर का नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, रब कर दिया जाए। तो सबसे पहले चीज हम लोग डिसाइड करते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर हमने पहले डिसाइड कर लिया था। या फिर बेसिक से स्टार्ट करें तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसमें एकदम बेसिक से। तो पहले हम डिसाइड करेंगे नेचुरल नंबर, और जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और इसको नोटेशन देंगे हम लोग कैपिटल एन से। किससे देंगे? कैपिटल एन से, ठीक है। जहां पे नेचुरल नंबर रहेगा वहां पे हम कैपिटल एन का यूज कर लेंगे, ठीक है। और काफी जगह आप कैपिटल एन में आप ऐसे देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि एक जनरल सेट है इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी नोटेशन देते हैं, ठीक है। इसमें जो नेचुरल वैल्यू होती है इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। विजुलाइज करो, उस समय के बाद विजुलाइज करो जब रियलिटी में नंबर एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। सोचो, कोई नंबर नहीं, संसार में कोई नंबर बना ही नहीं। अब तुम्हें भेड़ अपने गिन के रखनी है, गिन तो सकते ही नहीं, नंबर ही नहीं। तो भेड़ कैसे गिनेंगे? तो पहले जमाने में भेड़ गिनने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे बहुत ही आदिवासी टाइप में तुम हो, तुम्हें नंबर का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अब मैंने भेड़ में अद्धे फेंके तो सब भेड़ चिल्लाए, तो एक आवाज ध्वनि सुनी मैंने। अगर बराबर आवाज आ रही है तो ठीक है, हाँ बराबर आ गई, सारी आ गई। और अगर बराबर आवाज नहीं आई, कुछ कम ज्यादा हो गई, ढूंढो तो और तेज मारो पत्थर फेंक के फिर हुआ कि चलो ठीक है,
भेड़ जो है, जितनी भेड़ जाती जाए है ना, मतलब ऐसे, तो भेड़ जाती जाए तो पत्थर इकट्ठा करते जाओ, भेड़ की जगह पर पत्थर रखते जाओ। हाँ, इतने भेड़ पे इतने पत्थर, जितने भेड़ पे उतने पत्थर अगर मिल रहे हैं, किलो के भाव में चलते हैं तो काउंटिंग होती नहीं थी, तो अंजुरा चलता था पहले। क्या चलता है? अधिकतर अंजुरा। आज भी जमाने में लोग, जो पुराने जमाने के लोग होते हैं, तो तौलने की जगह पर 2 अंजुरा डालो, काम खत्म, 1 किलो हो गई। तो आज उनका अंदाजा अंजुरे के आधार पर चलता है ना, आज भी उनका अंदाजा लठ के आधार पर चलता है कि हाँ ठीक, इतने लठ मार लो, इतने लठ लंबा ना हो, हाँ 4 फुट होगा, हो जाओ। बात समझ पा रहे ना मेरी बात? तो काउंटिंग जब नहीं थी ना, तो वहां पर देखा जाए तो बड़ी दिक्कतें थी, आप सही चीजें अनुमान लगा ही नहीं पा रहे थे। अब सोचो, अगर काउंटिंग नंबर हमें जो दे दिया गया, कितना बड़ा वरदान टाइप में दिया गया हमें। अगर ऐसा ना होता, अभी आज क्लास में कितने बच्चे हैं आराम से बता सकते हो तुम, अगर ये ना होता तो कैसे बताते? क्या थप्पड़ मारते सभी को? बराबर आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है तो सारे बच्चे आ गए, नहीं आई तो मतलब नहीं आई, ये क्या मतलब हुआ? अभी क्या है ना कि बच्चों में तो चेहरे अलग अलग हैं, तो एक पहचान बन जाती है, हाँ फलाने के टाइप का लड़का नहीं आया, ठीक है। भेड़ में कैसे पहचानोगे? अगर विजुलाइज करके देखो, भेड़ तो सारी एक जैसी होती है, तो बड़ा मुश्किल था। जब नंबर आया तो कहीं ना कहीं हमारा काम क्या हुआ? आसान, और ये बोले तो बहुत ही आसान हुआ, ठीक है। काउंटिंग आने से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल गई, तो बहुत ही आसान, और इसीलिए इसको हम दूसरा नाम देते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग में कभी देखा कि हाँ 1, 1.1, 1.2, 1.3, कभी ऐसा तो बोला नहीं होगा, सीधे बोला हमने 1, फिर हमने बोला 2, फिर हमने बोला 3, हमने बोला 4। कभी काउंटिंग में ऐसा नहीं बोला हमने कि 1 फलाने आधे, 1.5, फिर ये 2, 2.5, 3, कभी ऐसा भी नहीं काउंट किया है। काउंटिंग ऐसे चली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है समथिंग। बात समझ पा रहे हो? मतलब काउंटिंग का मतलब समझो, काउंटिंग का मतलब हुआ हम यहाँ पे 1.1 नहीं बोलने वाले हैं, यहाँ पे 1.3 नहीं बोलने वाले हैं ना, यहाँ पे हम 2.1 बोलने वाले हैं। बात समझ पा रहे हो ना? काउंटिंग का मतलब सीधी बात होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह चलते चले जाओ, इनके बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बस यही नंबर है काउंटिंग नंबर। इस तरह के जो भी नंबर आगे चलेंगे सारे क्या होंगे? काउंटिंग नंबर। अब इसके बीच में ये नहीं बोल सकते हो कि सर 3/2 इज अ काउंटिंग नंबर, बोल सकते हो क्या? नहीं, 3/2 कोई काउंटिंग नंबर नहीं होता है। तो यही नंबर जो इस टाइप से चलेंगे 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, तो ये होंगे हमारे क्या? काउंटिंग नंबर, ठीक है। अब आता है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग W से, ठीक है। और इसका नंबर में कुछ नहीं करना है, इस नेचुरल नंबर में बस 0 इंक्लूड कर दो, 0 और डाल दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब काउंटिंग इसको बोल सकते हो क्या? काउंटिंग में क्या बोलोगे? 0 1 2। अब काउंटिंग नहीं, अब इसको काउंटिंग नहीं बोल सकते हम लोग, तो सिंपली इसको होल नंबर ही बोलेंगे। अच्छा, क्या मेरा यहाँ पे बोलना सही होगा? चलो अभी हम बताएंगे, अभी पूछेंगे भी हम। इवन नंबर तो समझते हो ना बेटा आप लोग? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, इसको इवन नंबर को सिंपली ए से लिख देते हैं हम लोग। और इवन नंबर एक्चुअली में होता क्या है? हाँ, जो 2 2 का अंतर हो, और 2 2 के अंतर में 5 और 7 में भी 2 2 का अंतर होता है। हाँ, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो फिर -4 2 से डिवाइड है या नहीं? तो इवन नंबर है या नहीं? इवन नंबर नहीं है, तो फिर तुम्हारी डेफिनेशन गलत है। आप बोल रहे हो कि जो डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी कि डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएं उनको मैं क्या बोल देता हूं? इवन नंबर बोल देता हूं। अभी आपने बोला, तो अगर आप अभी ये बोल रहे हो कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, और फिर अभी बोल रहे हो अभी जस्ट बोल रहे हो कि हमारा -4 इवन नंबर नहीं है, बल्कि ये 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब समझते हो? डिविजिबल का मतलब यहाँ पे इतना तो होता है, जैसे मान लो -4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो पहली बात माइनस है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली माइनस टाइम से ही जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा? तो मान लो 2 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, तो -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और आपके एग्जैक्टली आ गया 0। जब आपने डिवाइड किया तो जो यहाँ नंबर आता है, ठीक है, यहाँ जो नंबर आता है वो एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। और यहाँ जो नंबर आता है रिमाइंडर, वो आपका रिमाइंडर होता है, और वो आपका 0 होना चाहिए।
बहुत बच्चे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल में ये बोल देते हैं कि जो रिमाइंडर हो वो जीरो हो जाए, रिमाइंडर हो वो जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल। मेरे अकॉर्डिंग वो रॉन्ग होता है। यहाँ जीरो आने का मतलब ये नहीं डिविजिबल हो गया, यहाँ जीरो आने के साथ साथ यहाँ वाला जो नंबर होना वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर होता है क्या अभी मैं समझाऊंगा, हालांकि कल बताया था मैंने, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। अब जैसे कि तुमने बोला, अगर तुमने इंटीजर नहीं बोला, तुमने बस इतना बोल दिया कि सर डिविजिबल का मतलब ये होता है कि किसी नंबर से हम डिवाइड कराएं कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या फिर ऐसा बोले तो कि रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो। बहुत बच्चे ऐसा बोल देते हैं डेफिनेशन। मान लो आपने यही बताया, तो आपके डेफिनेशन में से क्या गलती है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके डेफिनेशन में से क्या गलती है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। तो कैसे पकड़ेंगे, जैसे आपने बोला सर 2 से डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर जीरो आ गया, हो गया डिविजिबल। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये रिमाइंडर इसमें फॉलो हो गया। चलो इसमें फॉलो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। आपने क्या बोला, रिमाइंडर जीरो आ जाए तो डिविजिबल माना जाता है। 2 2 जा 4 हुआ, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट खिलाओ, जीरो बढ़ गया। 2 5 जा 10 हुआ, रिमाइंडर कितना आया बेटा, अब रिमाइंडर जीरो आ गया। अब आपके अकॉर्डिंग रिमाइंडर जीरो आ जाए तो डिविजिबल माना जाएगा। तो क्या हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि 5 जो नंबर हमारे पास आया वो 2 से डिविजिबल है? बोलो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 5 मेरा नंबर आया है वो 2 से डिविजिबल है? नहीं कह सकता हूं। इससे क्या पता चल रहा है कि डिविजिबल होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या रिमाइंडर खाली जीरो आना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो आंसर आ रहा है, जो कॉन्स्टेंट आ रहा है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मेरे पास पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि हाँ डिविजिबल तभी माना जाता है कोई नंबर जब मैं डिवाइड कराऊं तो रिमाइंडर तो क्या आ जाए, जीरो। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। लेकिन साथ ही साथ इसका जो कॉन्स्टेंट बने वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? क्या होना चाहिए, इंटीजर। अगर वो इंटीजर नहीं होता ना तो भी हम डिविजिबल बोल नहीं सकते। अब आते हैं डेफिनेशन पर। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पर इवन नंबर। हाँ, इवन नंबर की डेफिनेशन जो होती है वो यही होती है कि हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से विभाज्य हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। यानी कि ऐसे वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनको मैं इवन नंबर कहता हूँ। डिविजिबल मतलब समझते हो ना, विभाज्य। तो वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाएंगे। तो फिर मन में विचार आना चाहिए -4, सर -4 तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन इसको इवन नंबर यहाँ नहीं कह रहे हो, ऐसा क्यों? या -6 2 से डिविजिबल हो रहा है बट यहाँ पे हम इवन नंबर नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है, 0 यहाँ पे इवन नंबर नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्यों? हम यहाँ इवन नंबर उठाएंगे ना बेटा, हम यहाँ इवन नंबर लिखेंगे 2 से, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे एंड सो ऑन। यहाँ हमने 0 नहीं इंक्लूड किया, यहाँ मैंने -2 इंक्लूड नहीं किया, यहाँ मैंने -4 नहीं इंक्लूड किया, -6 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सारे नंबर जो अभी मैंने गिनाए वो सारे 2 से डिविजिबल हैं, फिर भी मैंने इसमें नहीं लिखा काउंटिंग में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, उसका रीजन, अभी जो मैं इवन नंबर देख रहा हूं उसके लिए डोमेन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या बेटा, नेचुरल नंबर। तो जो ये इवन नंबर देखे जा रहे हैं, बहुत जगह इसको बोला भी जाता है नेचुरल इवन नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल इवन नंबर। इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। इसको बहुत जगह नेचुरल इवन नंबर भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस इवन नंबर के लिए मुझे डोमेन जो देखना है वो नेचुरल नंबर देखना है। कौन सा डोमेन देखना है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर डोमेन देखेंगे तो उस डोमेन में क्या 0 आता है, क्या -6 आता है, क्या नहीं आता। यानी इसमें जो नंबर है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, जो भी एंड सो ऑन है ना। अब इन नंबर्स में जो 2 के टेबल में आ रहा है या 2 से डिविजिबल जो हो पा रहा है वो कौन कौन है, ये तो 2 होगा, फिर कौन होगा, 4 होगा, फिर कौन होगा, 6 होगा, फिर कौन होगा, 8 होगा, फिर कौन होगा, 10 होगा एंड सो ऑन। इसलिए यहाँ पे ना तो 0 आया, ना तो -2 आया, ना तो -4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस नेचुरल नंबर को ना बोलता तो फिर हमारा -2 भी इवन नंबर होता और -4 भी इवन नंबर होता और 0 भी क्या होता, इवन नंबर होता। कोई ये नहीं कह सकता वो इवन नंबर नहीं है, वो इवन नंबर हैं, बस इस डोमेन में नहीं है। अभी मेरा डोमेन क्या है, ये है, तो इस डोमेन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सपोज कर लीजिए आप कहाँ काम करते हो, उसका डोमेन बहुत छोटा है। मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे गली में हम क्रिकेट खेलते हैं हम लोग नॉर्मल घर में, तो हम बोलते हैं फलाने घर में गए तो आउट।
तो बाउंड्री छोटी हो गई, अब तेज नहीं मार सकते, है ना। उनके दरवाजे गया तो पक्का आउट, क्योंकि वो गेंद रख लेती हैं, तो उनके दरवाजे भी नहीं मार सकते। वो दीवार में टच हुआ तो आउट, बॉल उस दीवार में लगी तो आउट। अब मतलब मारने के दो ही स्थान, अब जहां मारने को टुप टुप मारते रहो, क्योंकि डोमेन हो गया छोटा। अब यही ग्राउंड आप खेलने गए, कहां खेलने गए? ग्राउंड में। अब आपके पास एक बाउंड्री है, अब आउट होने का बस एक ही तरीका है, ये तो विकेट गिरे, ये तो कैच हो जाओ, ये तो आप रनिंग आउट हो जाओ, बस यही 3 तरीके 4 तरीके। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि हाँ बाउंड्री में टच हो जाए तो आउट, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया आराम से खेलो, बेफिक्र होकर खेल रहे हो। तो यहाँ और गली वाले मैच में थोड़ा अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया अंतर। इस अंतर में क्या चेंज हुआ? केवल और केवल क्या चेंज किया? तुम तो वही हो, बल्ला भी वही है, बॉल भी वही है, सब कुछ वही है, बस चेंज हुआ ग्राउंड। ग्राउंड एक्चुअली में एज ए डोमेन वर्क कर रहा है। ग्राउंड एक्चुअली में किसका वर्क कर रहा है? एज ए डोमेन। किस डोमेन में आप वर्क कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डोमेन अभी क्या है? मेरा नेचुरल नंबर है, इसलिए मैं डिसाइड कहां से करूंगा? नेचुरल नंबर से करूंगा। लेकिन जैसे मेरा डोमेन बड़ा होगा तो मैं सारे काम अपने डोमेन के अकॉर्डिंग करूंगा, और मेरा डोमेन जैसे नेचुरल नंबर बनेगा, सॉरी इंटीजर बनेगा, तो वहां पे -2 भी इवन नंबर होगा, और वहां पे 0 भी इवन नंबर होगा, वहां पे -10 भी इवन नंबर होगा। सारी माइनस वाली जो नंबर होंगे वो भी हमारे इवन नंबर के थ्रू आने लगेंगे, जो 2 से डिविजिबल हो रही है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि मेरा डोमेन क्या हो गया? अब बड़ा हो जाएगा। अभी हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए इतना हो रहा है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर छोटा डोमेन हो रहा है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक, इसमें क्या आया? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करो 1 आएगा। अभी इंटीजर में भी बात कर लेंगे हम। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। देखो सब बाकी सब इससे बड़ी है। नहीं सुना है क्या बात? आ गया। अब बात आती है बेटा नेचुरल ऑड नंबर। कौन सा नंबर की बात आती है? नेचुरल ऑड नंबर। ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो नेचुरल इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं डोमेन नेचुरल उठा रहा हूं। ठीक है, डोमेन चेंज करूंगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब पर्टिकुलर हर जगह पर हम ये नहीं बोल सकते स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 ही होता है, हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह होता है जब डोमेन हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है तब। अब ऑड में क्या होता है? ऐसे वो सभी नंबर। ठीक है, तो हम ये बोलना गलत होगा वैसे वो सभी नंबर, कि सही होगा? गलत होगा, मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा। कि सही होगा? बोलो सही होगा? नहीं। अब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर उठा रहे हैं। ऐसे वो सभी नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ऐसे वो सभी नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल ऑड नंबर कहलाएंगे। ऐसे वो सभी नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल ऑड नंबर कहलाएंगे। इसका मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक विषम संख्याएं कहते हैं। सिंपली ये बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 से नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, फिर कौन नहीं कट रहा है? 5 नहीं कट रहा है, फिर 7, फिर 9, फिर एंड सो ऑन। पकड़ में बात आई कि नहीं है? बताओ आ गई अच्छे से? तो ये मेरे पास होगा। गलत, वहां पे भी -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, जो कि इस वाले में नहीं आएगा ना फिर। हाँ वो सही है, पर्टिकुलर किस डोमेन के लिए सही है? वो इंटीजर के लिए ही सही है, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि हम ग्राउंड वाली क्रिकेट जो प्लेइंग है, जो तरीका है, उस तरीके से हम गांव के अंदर नहीं खेल सकते हैं। उस तरीके से, उसी ढंग से हम नहीं खेल सकते हैं, उस बॉल से नहीं खेल सकते हैं। गांव के अंदर जब खेलना होता है ना, प्लास्टिक का बॉल चलता है, रबड़ का बॉल, बेटा एक बार मारोगे दोबारा ताकोगे कहाँ गई, कहाँ गिरा? कहीं फलाने घर में गिरा। उनके जाओ तो 4 गाली मिलती हैं एडवांस में, और 2 मिलती हैं ऐसे कि दोबारा आएगा तो ये फिर रिफर किए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए फिर प्लास्टिक की बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं हम लोग। कहने का मतलब है कि हर तरीके हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता, डोमेन के अकॉर्डिंग तरीका बदलना पड़ता है। लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट किसी को? आलोक का पसंदीदा गेम है ना क्रिकेट, तो हमने कहा क्रिकेट का एग्जांपल लिया जाए, राइट? हाँ जी, ये तो हुआ। अब आगे आते हैं भाई, नेचुरल नंबर से आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंटीजर की ओर। इंटीजर को डिनोट करते हैं किससे?
इंटीजर, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, नहीं इसमें बहुत सारी डिटेल है, ठीक है। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से, या बहुत जगह डिनोट किया जाता है इसको आई से, ठीक है। इंटीजर रियल लाइन में अगर हम ड्रॉ करें तो रियल लाइन में कुछ ऐसे ड्रॉ होती है, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये होता है। अगर काउंटिंग की बात कर लें तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मुझे मिलेगा कि हम ये बोल सकते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली में क्या दिख रहा है, होल नंबर दिख रहा है। एक्चुअली में ये क्या दिख रहा है बेटा, नेगेटिव लगा हुआ है और साथ में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेगेटिव लगा हुआ इसलिए बोलेंगे नेगेटिव नेचुरल नंबर। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। अब इनका कॉम्बिनेशन लिया गया है, ये सेट बोल सकते हो, तो द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। नहीं समझे क्या बात आ गई, तो ये होता है। अच्छा ये सोचो, थोड़ा सा यहां से सोचो, अगर मैं इसको ये बोल देता इतना और मैं बोलता ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो बोल देते नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और अगर मैं यहां 0 से लेता तो मैं इसको क्या नेगेटिव होल नंबर बोल सकता था, बोल सकता हूं, पक्का पक्का। हाँ अभी कल ही बात मैंने बोली थी कि 0 नेगेटिव में आता ही नहीं, तो किस बेस पे 0 को नेगेटिव में आप रख रहे हो, ये बात समझे। तो होल नंबर में नेगेटिव होल नंबर नहीं जच रहा है, क्योंकि 0 यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बन रहा है, ठीक है। ये तो x को एक्सेप्ट करो 0 को, तो फिर होल नंबर किस बात का, फिर नेचुरल नंबर में नहीं कन्वर्ट हो गया। अगर 0 को तुम ले रहे हो तो वो होल नंबर, लेकिन 0 को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो, इसलिए हम ऐसा ना करके हम इतने को नेगेटिव नेचुरल नंबर बोल के इधर होल नंबर बोले थे। बात समझ नहीं आ रही है। आप अगर मन में कभी ख्याल आ जाए ऐसा कर लें तो सही होगा, तो गलत होगा, मैं आपके विचार को बता दूं गलत होगा, क्योंकि 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही क्या है नेगेटिव। 0 सिंपल एक इंटीजर है, सिंपल इंटीजर। ना तो हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं कि प्लस में 0, ना इसको ये बोलेंगे माइनस में 0। 0 मतलब 0, ना प्लस ना माइनस, ना कम है ना ज्यादा, 0 मतलब 0। जैसे हमारी इनकम अभी 0, ऐसा बोलो। ना हम ज्यादा कमा रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा धन रखा, ना हम इतना घाटे में है कि हमने बहुत सारा उधार ले रखा, हम 0 में, यानी जितना कमाते हैं उतना उड़ाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब 0। लॉजिकली कुछ क्लियर हुआ। 0 मतलब क्या हुआ, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये होल नंबर की कहानी। अच्छा देखा जाए कैटेगरी की बात कर लें तो देयर आर 2 टाइप, एक तो पॉजिटिव में इंटीजर जा रहा है, एक नेगेटिव में जा रहा है। तो नेगेटिव वाले क्या होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और पॉजिटिव वाले क्या होंगे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ना तो मैं इसको प्लस में रखूंगा और ना ही मैं इसको माइनस में रखूंगा, तो ये क्या है बेटा, केवल इंटीजर। बस डिनोट किससे करेंगे, जेड से या फिर आई से। मोस्टली जगह पर क्या आता है, जेड, तो जेड ही हम डिनोट करने वाले हैं। तो जब भी कोई तुमसे पूछे तो सिंपली आप ऐसे ही बोल सकते हो कि z इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। क्लियर हुआ। अब इसी के थ्रू अगर मैं इवन नंबर बताऊं, अब इवन नंबर मैं किसके थ्रू बताऊं, इंटीजर के थ्रू इवन नंबर बताऊं, तो क्या क्या आएगा, अब तुम्हारे पास आएगा 0 भी आएगा, अब प्लस का भी 2 आएगा और माइनस का भी 2 आएगा, प्लस का भी 4 आएगा और माइनस का 4 आएगा, एंड सो ऑन सारे चलेंगे। अब यहां पे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले स्मॉलेस्ट इवन नंबर, जैसे वहां पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो बोले थे 2, यहां स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या बोलोगे, 0 एक तो बड़ी बात इवन नंबर ही नहीं है, क्या बात कर दिया है तुमने, कुछ भी एनीथिंग 0। अच्छा जी, अरे भैया घटता जा रहा है, कहां जा रहा है कुछ पता है आपको, 0 से छोटा तो -2 है, -2 से -4 है, तो -4 बोलोगे तो एक बोलेगा -100, और तुमने अगर -100 बोल दिया बोलेगा -1000। अब आओ इनफाइनाइट, इसका मतलब वी कांट डिफाइन, हम स्मॉलेस्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वी कांट डिफाइन, सिंपल बात खत्म। अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट भी मुझे नहीं पता, 4 6 8 एंड सो ऑन, मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे वी कांट डिफाइन, ठीक है, मतलब परिभाषित नहीं है,
सीधी सी बात। हाँ तुम बेटा कहाँ रहते हो? बोल रहा है मिडिल इवन नंबर शून्य। हाउ कैन यू डिफाइन मिडिल टर्म? इंटीजर में मिडिल टर्म तुम कैसे डिफाइन करोगे? अगर तुम्हें ये नहीं पता टोटल टर्म कितने हैं तो तुम मिडिल टर्म कैसे डिफाइन करोगे? ऐसी वैसी ना करो, हमने जो क्वेश्चन पूछे वो बताओ। अगर हम तुमसे पूछें कि मिडिल टर्म क्या है इसका, तो तुम बताओ टोटल टर्म। पहले बताओ टोटल टर्म क्या है। मिडिल टर्म तब डिफाइन करते हैं तो टोटल टर्म मुझे पता हो, है ना। ऑड होगा तो +1 करके बाई 2 कर देंगे, इवन होगा तो सीधे बाई 2 कर देंगे। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे मिडिल टर्म? हाँ बोलो बोलो बोलो। इनकी कार्डिनलिटी नंबर अभी तुम्हें पढ़ी ही नहीं है, इनकी कार्डिनलिटी नंबर अभी बता भी नहीं पाओगे। जब कार्डिनलिटी बता नहीं पाओगे तो इवन ऑड की वो मिडिल टर्म की कोई बात ही नहीं करेंगे हम। नहीं समझ आया क्या? नंबर ऑफ टर्म डिफाइन कर सकते हो क्या? हाउ कैन यू डिफाइन इट? अच्छा तुम मुझे बताओ कौन बड़ा है, नेचुरल नंबर या इवन नंबर? सॉरी नेचुरल नंबर या इंटीजर, कौन बड़ा है? इंटीजर बड़ा है। कैसे पता चला? कौन सेट बड़ा है? नहीं तुम लोग ये बताओ इन दोनों सेट में कौन सा सेट बड़ा है? एक हो गया मेरे पास नेचुरल नंबर हो गया, एक मेरे पास हो गया इवन नंबर, एक हो गया मेरे पास बड़ा। मतलब समझते हो ना, सबसेट नहीं पूछा मैंने कि कौन किसका सबसेट है, मैंने नहीं पूछा। मैंने पूछा साइज, किसका साइज बड़ा है, किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। बड़ा मतलब यहाँ पे इससे हो रहा है। नेचुरल नंबर हो गया, एक हो गया ऑड नंबर, एक हो गया इंटीजर। बताओ। अच्छा मेरा क्वेश्चन बस इतना है, क्या ये सभी सिमिलर हैं? मैं बोल रहा हूं नेचुरल नंबर और इवन नंबर दोनों सिमिलर है, मैं कहता हूं। अब मैं जो कह रहा हूं सही है गलत ये बताओ। मैंने कहा नेचुरल नंबर इवन नंबर का सिमिलर है, या इवन नंबर ऑड नंबर का सिमिलर है, या फिर ऑड नंबर इंटीजर का सिमिलर है। इसका मतलब जितने नंबर लिखे हैं सारे एक दूसरे क्या हैं? सिमिलर हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि कार्डिनलिटी भी सेम, मतलब ये सेम पोटेंशियल के हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, सेम पोटेंशियल के। बोलो ये ट्रू या फॉल्स? किस लॉजिक से फॉल्स बोल सकते हो? तो बात वो नहीं है, तुम बताओ। तो माइनस है तो इसका मतलब पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। मतलब तुमने बैंक में बहुत सारा रुपया जमा भी कर रखा, कहीं उधार भी रखा, इसका मतलब पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता क्या? बोलो। ये थ्योरी जो है ना, ये जो सिमिलर की थ्योरी है, अभी यहाँ थोड़ा सा अंश दिया गया है क्लास 11th में। और जब तुम यही थ्योरी पढ़ने जाओगे बीएससी में या फिर बीटेक में मैथमेटिक्स के थ्रू, तो आपकी इसकी डीप थ्योरी मिलेगी। और डीप थ्योरी में ये है कि सारे क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं, इनकी सभी पोटेंशियल क्या होती है? सेम होती है। आपको कोई कह देना नेचुरल नंबर इवन नंबर के सिमिलर है, इंटीजर सिमिलर, बोलो हाँ सिमिलर है। रेशनल नंबर के सिमिलर, हाँ बोलो सिमिलर है। इसकी प्रूव हुआ है, मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है इस पर, लेकिन वो किस क्लास के थ्रू बनी पड़ी है? वो तुम्हारे क्लास के थ्रू बनी ही नहीं पड़ी है, वो आईटी जैम के थ्रू बनी पड़ी है, तो उसको मैं पढ़ा नहीं सकता तुम लोग को। हाँ एक मौज के लिए मैंने पूछ लिया तुमसे, वो तुम अभी बता भी नहीं सकते, वो भी इनके करतूतों पे पूछा मैंने। ठीक है ना, तो अभी तो वो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जान लो सारे सिमिलर होते हैं। सिमिलर कौन कौन नहीं होता? जो हमारा रेशनल नंबर है वो सिमिलर नहीं होता है, और जो हमारा रियल नंबर है वो भी सिमिलर हमारा नहीं होता, वो हटके होता है। बाद में कभी चर्चा करेंगे ऐसा क्यों। चलिए इंटीजर्स को क्लियर हो गया बेटा? ठीक। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को बोलो क्यों से डिनोट करते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? परमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। ठीक है, क्या होता भाई ये? बोलो परमेय संख्या। देखो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और P और Q क्या हो? बोथ आर इंटीजर। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, SCF इनका जो आना चाहिए P और Q का 1 हो जाए। तो ये सारा ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। अगर ये ना भी बताओगे तो भी सही माना जाता है, लेकिन अगर ये बता देते हो ना तो हद से ज्यादा सही माना जाता है। ऐसा क्यों? जैसे हम लिख दें 2/4 और एक लिख दें 1/2।
अब 2/4 भी रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, लेकिन 2/4 वो किसके इक्वल है तो 1/2 के इक्वल ना। अब 2/4 बोलने की क्या जरूरत है जब 1/2 तुम्हें पता है। अब 2/4 में और 1/2 में अंतर क्या है, दोनों इक्वल हैं तो भी अंतर क्या है, इसमें HCF1 नहीं है और इसमें HCF1 है। HCF मतलब होता है मासा, इन दोनों में मासा लो कितना आएगा 1। इसका मतलब इसमें जो कलेक्शन है ना कोई रिपीटिशन है ही नहीं, सारे एकदम डिस्टिंक्ट हैं। क्या है, डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर हैं, और जो डिस्टिंक्ट होते हैं सारे अलग अलग होते हैं ना, उसकी डेफिनेशन ये होती है। और जो मैंने पहली डेफिनेशन बताई इसमें क्या खासियत है, इसमें ये खासियत है कि इसमें सिमिलर भी है। सिमिलर मतलब हुआ जैसे 2/4 1/6, हो सकता है मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि 3/6, ये भी तो 1/2 के इक्वल है। तो इस टाइप के भी इसमें रेशनल नंबर तुम्हें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मैंने HCF वाला लिख दिया था उसमें फिर ये देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें खाली 1/2 लिख दिया तो उसका मतलब ये सारे आ गए उसके अंदर। क्वेश्चन में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो डेफिनेशन की खासियत को समझो। हाँ, ये बोलना क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बोलना क्या है, बहुत जरूरी है। इसको नहीं बोलोगे तो भी दिक्कत। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो क्या दिक्कत है सर? बिल्कुल दिक्कत है, मैं तुम्हें समझाता हूं। आपने बोला ये तो हमने बोला √3/2। अब क्या डिनोमिनेटर 0 है क्या? नहीं है, फिर भी ये क्या रेशनल नंबर हो सकता है क्योंकि यहां √3 लगा। लेकिन अब इस डेफिनेशन के थ्रू तो ये तो सही हो गया ना, इस डेफिनेशन के थ्रू तो क्या हो गया सही। लेकिन जैसे मैं बोल देता हूं कि P और Q बोथ आर इंटीजर, अब भला सही हो जाए, Q मेरा इंटीजर है, √3 मेरा इंटीजर है क्या? नहीं है, इसलिए हमारा रेशनल नंबर भी नहीं है। बात पकड़ में आई नहीं आई? तो जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल। इसका मतलब इरेशनल नंबर क्या है, जो P/Q के फॉर्म में लिखा ना जा सके, जो इस फॉर्म में ना लिखा जा सके वही हमारा क्या है, इरेशनल, अदरवाइज रेशनल। और जो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन। एक साथ ले लो दोनों को, रेशनल और इरेशनल एक साथ ले लो, वो सब क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। सिंपल। यानी -∞ टू +∞ जाएंगे तो हमारा क्या होता है, रियल नंबर। तो आज मैंने इनकी चर्चा की है, ठीक है। कल हम इनके क्वेश्चन की बात करेंगे, समझ आ रहा है? कल हम इसमें चर्चा करेंगे एक्सरसाइज में, और उसमें आपको लेके जाएंगे अंदर कि हाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत हिंट दिया था, अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो।